अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अमान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसारा राना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज पहला अशरा मुकम्मल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और कल हम दूसरे अशरे में जाएंगे। रहमत व बरकतों का ये महीना है और इसमें जितने अल्लाह के साथ रब्ता बना लिया जाए, जितना उसके कुर्बत हासिल कर ली जाए कम है, क्योंकि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मैं जन्नत के दरवाज़े, रहमतों के दरवाज़े खोल देता हूँ और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता हूँ। अब ये हम पे है कि हम उसकी कितनी कुर्बत हासिल कर पाते हैं। कल अखबारात ने अहम इशूज़ को किस तरह देखा, किस तरह डिस्प्ले दिया, एक नज़र डालते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब। वजीर आजम का अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। तनख्वाहों में इजाफा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहाल। लेटर गेट के तहकीकात के फैसले को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर डिस्प्ले किया। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी के अल्फाज हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया। कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। 1 लाख तक तनख्वाह वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए 10% इजाफा। पेंशन भी 10% बढ़ा दी गई। रोजनामा दुनिया ने भी वजीर आजम के इंतखाब को सुर्खी के तौर पर लिया। शहबाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब, कम अज कम तनख्वाह 25,000, पेंशन भी 10% इजाफे का ऐलान। इसी खबर को रोजनामा एक्सप्रेस ने इस अंदाज से पेश किया। शहबाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब, हल्फ उठा लिया, पेंशन बढ़ाने का ऐलान। बैरूनी साजिश साबित हो तो इस्तीफा दे दूंगा, वजीर आजम। रोजनामा नवाए वक्त ने भी वजीर आजम के पहले खिताब को हाईलाइट किया। ऊंची परवाज शहबाज, 23वें वजीर आजम, बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। कोई गद्दार नहीं, खत की तहकीकात होंगी, सही साबित हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। पंजाब स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड बनेगी, वजीर आजम। रोजनामा नई बात ने भी वजीर आजम के रिलीफ पैकेज को अहमियत दी। शहबाज शरीफ वजीर आजम, हल्फ उठा लिया, तनख्वाहों पेंशन में 10% इजाफा। माहाना उजरत कम अज कम 25,000 मुकर्रर। बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड बहाल। अमरीका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात का ऐलान। इसी खबर को रोजनामा खबरें ने भी नुमाया तौर पर शाया किया। शहबाज शरीफ 23वें वजीर आजम बन गए। PTI का बाइकआउट, 125 MNAs मुस्ताफी। रोजनामा जंग की सुर्खी वजीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक है। वजीर आला पंजाब का इलेक्शन जल्द कराएं, मिल बैठकर मसाइल का हल निकाला जाए, तमाशा ना लगाएं। लाहौर हाई कोर्ट। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, शहबाज टेक्स हेल्म टू स्टडी पाकिस्तान शिप। द नेशन की टॉप स्टोरी है, शहबाज इलेक्टेड 23rd PM, pledges development, relieve dignity for Pakistan. The न्यूज की मेन स्टोरी है, शहबाज इलेक्टेड PM, unveils relief package. डेली टाइम्स की हेडलाइन स्टोरी है, शहबाज शरीफ इलेक्टेड पाकिस्तान 23rd प्राइम मिनिस्टर, डायलॉग आर प्रायोरिटी नॉट डेडलॉक। इसी खबर को डॉन अखबार ने भी फ्रंट पेज पे कवरेज दी। शहबाज मेड प्रीमियर एज ऑपोजिशन फॉर्म्स गवर्नमेंट। अब एक नजर डालते हैं जी रनडाउन पे। शहबाज शरीफ मुल्क के 23वें वजीर आजम मुंतखब। वजीर आला पंजाब का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर, लाहौर हाई कोर्ट। सियासी सूरत हाल मुस्तहकम, रुपया तगड़ा, स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। नई हुकूमत को मुमकिन दरपेश चैलेंजेस। आज के प्रोग्राम में रोजनामा जंग का इदारिया नए दौर का आगाज और दी न्यूज में आरफा नूर साहिबा का कालम क्विट बिफोर द स्ट्रोम शामिल है। पाकिस्तान की क़यादत से मजबूत ताल्लुकात रहेंगे, व्हाइट हाउस का ऐलान। और ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है शहबाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा रेस्ट कर 3-4 दिन का करके जरा शफीक अमान भी फ्रेश लग रहे हैं और इसके चेहरे की जो ये मुस्कुराहट है ना, ये इस बात की गमाजी होती है कि ये इसने नींद पूरी ली हुई है अच्छी तरह, क्योंकि खालिद क्यूम का तो पता ही नहीं चलता कि ये कब सोएं कब जागें। खालिद क्यूम के चेहरे के ऊपर एक खास किस्म का तासुर जो है वो बरकरार रहता है, संजीदगी का तासुर। मास्क, हाँ वो कोई इसी तरह का कोई चीज़ है। हाँ। और सलमान का तो चूंकि मैं कस्टोडियन हूँ, इसे दरमियान में उठा भी देता हूँ मैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला अशरा मुकम्मल हो गया जी और कल से हम और अल्लाह ताला पाकिस्तान पे और पाकिस्तान में रहने वालों पे अपना रहम और करम फरमाए। शहबाज शरीफ साहब मुल्क के 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, कल उन्होंने हल्फ उठा लिया। एक रिपोर्ट पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर बात करते हैं।
नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी ने नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे। इससे कबल ऐवान से अपने पहले खिताब में नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी में खत पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। अगर इस हवाले से रत्ती बराबर सबूत मिल जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या हमें बैरूनी वसाइल से मदद मिली तो 1 सेकंड में वजारत उस्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा न खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या खुदा न खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपए कर रहे हैं। सूबों के ताउन से आइंदा चंद रोज में जरूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसका इतलाक इसी माह से होगा। इस वक्त गरीब आदमी परेशान और बर्बाद हो चुका। मैं उनकी कुछ अशकशोई के लिए अपने तमाम इस कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम माहाना उजरत बढ़ाकर 25,000 रुपए हम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने पेंशन भी 10% बढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अवाम के लिए खुशी की बात क्या होगी और कि डॉलर के मुकाबले में रुपया 8 रुपए ऊंचा हो गया है और 190 से वापस 182 पर वापस आ गया है। शफीक साहब, सबसे पहला काम जो हुआ वो माहाना उजरत जो है 25,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई और 1 लाख तनख्वाह तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए 10% इजाफा और पेंशन में भी 10% इजाफा हुआ। थैंक यू। शहबाज शरीफ साहब 23वें प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं और मुबारकबाद और उम्मीद कर सकते हैं हम कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हालात पैदा करेंगे। पंजाब में ज़रा उन्होंने काम किया और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की जैसे जाने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे सेंटर में भी वो अपना रोल प्ले करेंगे और वो जो उनकी शहबाज स्पीड ऊपर भी नज़र आएगी। अब इन्होंने आप जो कहा कि जो शुरुआत की इन्होंने कुछ रिलीफ दिया है तो ज़ाहिर है वो ऐसी ही अपना चीज़ों के माहिर हैं, वो रिलीफ देने और फॉरेन अपना कुछ लोगों को ईज़ करने में वो महारत रखते हैं। इनका पंजाब के वज़ीर आला का दौर देखें तो ये माहिर थे ऐसे फौरी काम करने में और फिर आपको देखा आपको याद होगा कि वो बारिशों में खुद उतर जाते थे और उन्होंने जो असल में होता है आप काम लेते हैं ब्यूरोक्रेसी से वही काम ले सकता है जो खुद काम करे और ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने ना बिल्कुल अपनी स्टिक पे रखा होता था कि भाई आप ये काम करें। उनका कहना था अगर मैं सुबह 8 बजे उठ सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं उठ सकते। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये डेंगू का था तो ये सुबह 7 बजे आए थे कि आपने आना है जी, तो वो वहाँ पहुँच जाते थे। फिर उस वक्त पूरी टीम के साथ मौजूद होते थे और फिर उन्होंने उस पर जो एक अफरेत आया तो उस पर काबू भी पाया। तो अब ये शुरुआत है, पहला दिन है, हमें कोई रूम देना चाहिए तो उम्मीद करते हैं कि आगे जाके मजीद बेहतरी करेंगे। चैलेंजेस इनके पास उनके बहुत बड़े हैं। आपका अगला मौजूद चैलेंज है वो जब है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक शुरुआत अच्छी की है उन्होंने और कोalition गवर्नमेंट है। अब कोalition गवर्नमेंट को 13-14 पार्टियाँ हैं, उन सबको साथ लेकर चलना है। उन्होंने काबीना भी कल तक आ जाएगी तो मेरा ख्याल है उन्हें हम जस्चर देते हैं कि वो कुछ बेहतर करेंगे और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए और लोगों के लिए कोई बेहतरी आएगी। सलमान, जैसे शफीक ने कहा है कि उम्मीद है कि वो बेहतर कुछ परफॉर्म करेंगे और लोगों के लिए बेहतरी आएगी, तो जो आम आदमी है उसे तो ज़रूरत है कि उसकी लाइफ में बेहतरी आए। लेकिन अब बात यह है कि बुनियादी बात तो वही है ना कि आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। कल शहबाज शरीफ साहब ने उसकी थोड़ी सी इंडिकेशन तो दी है, कुछ पेंशनों में इजाफा किया है, आटे के बारे में बात की है, राशनिंग के बारे में बात की है, तनख्वाहों की जो मिनिमम वेजेज है उसके बारे में बात की है। क्योंकि ये बात तो शहबाज शरीफ साहब को भी इसका बात का एहसास है कि लोग उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें कोई रिलीफ मिल सकेगा। अब इस सूरत हाल में वो कितना रिलीफ क्रिएट कर सकेंगे ये एक सवाल है और किस अंदाज से वो उसको डिलीवर कर सकेंगे वो दूसरा सवाल है। सो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा माशी सूरत हाल है जो कि इतनी अच्छी नहीं है, उसके अंदर रहते हुए आवाम को रिलीफ देना ये एक मुश्किल चैलेंज है जिसको वो शहबाज शरीफ साहब पूरा करने की सलाहियत रखते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा से चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखने के आदी हैं। तो लेट्स सी कि किस तरीके से वो डील करते हैं, क्योंकि प्रेशर उनके ऊपर भी बहुत होगा और आम आदमी इस वक्त देखिए
उसको नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, इकॉनमी के डाटा क्या कहते हैं, दादोशुमार क्या कहते हैं। वो तो ये समझ रहे हैं जैसे इमरान खान से समझते थे कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी उनका ख्याल है कि जब वो आए हैं तो उससे हमें बहुत कुछ मिल सके। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं दानियाल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अभी हम बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म को किन बड़े चैलेंजेस का सामना है। आप क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं जो फौरी तौर पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को दरपेश हो सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है बेरोजगारी, वो है महंगाई, वो है आपकी आइसोलेशन इस इंटरनेशनल दुनिया से, आपके डिप्लोमेटिक टाइज और आपकी जो गरीब आवाम की आहें। जब तक इन चीजों को, सबसे ये बड़े चैलेंजेस हैं और इनको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो नथिंग कैन गो फॉरवर्ड। विदाउट डिप्लोमेटिक टाइज द कंट्री कैन नॉट ग्रो, विदाउट लिमिटिंग द इन्फ्लेशन द कंट्री कैन नॉट ग्रो। आप गुर्बत को आप जब तक केटर नहीं करेंगे तो आवाम जो है वो सुकून में नहीं आएगी। तो इन तमाम चीजों की हम पॉलिसीज के साथ, इवन दो इट्स अ वेरी क्विक चेंज ओवर, लेकिन पाकिस्तान की मैशत की तबाही निकली भी हमें मिली है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले कुछ आने वाले महीनों में आपको बेहतरी मैशत, आपकी इकोनॉमी और चीजों में नजर आएगी। और इन्होंने जो तबाही निकाली हुई थी वो एटलीस्ट इस इकोनॉमी को और इस मुल्क को हम सही सिमत में डालेंगे। दानियाल साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इत्तेहादियों को भी साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में काफ़ी मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं, तो उन सब को लेके चलना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। देखिए जी, आप जितने भी इत्तेहादी हैं ये आज अपनी मुफाद को साइड पे रखे हुए बैठे हैं। हम सबके पॉलिटिकल एजेंडा अलग हैं, हम सबके पॉलिटिकल स्लोगन अलग हैं, हम सबके पॉलिटिकल वर्कर्स अलग हैं, लेकिन आज तमाम अपोजिशन एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे इकट्ठी है, वो है पाकिस्तान की इस्लामियत, पाकिस्तान की तरक्की, आइन की तहफ़्फ़ुज़ और इस मुल्क को आगे और बेहतर करना। और इंशाल्लाह जब हमारा गोल एक है, जब हमारा हदफ एक है, तो इंशाल्लाह तमाम अपोजिशन इस हदफ को इकट्ठा अचीव करेगी, इकट्ठा लड़ेगी। दानियाल साहब, सियासी टेम्परेचर खासा हाई है, इसको भी कम करने का सोचा जा रहा है कि जरा थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाया जाए। हमने हमेशा मफामत की सियासत की है, हमने चीजों को लेट गो करने की सियासत की है, हमने हमेशा पाकिस्तान को आगे रख के बात की है, हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है, हमने डेमोक्रेसी की बात की है। लेकिन जो आज की जो पीटीआई की जमात है, इन्होंने पाकिस्तान को, ये वही जमात है जलाओ घेराओ की बात करते थे, जिसने पार्लियामेंट को आग लगाने की बात की, जिसने मुल्क को तकसीम करने की बात की, जिसने जुडिशरी से लेकर हर इदारे को तकसीम करने की बात की। और यस, इट विल टेक टाइम फॉर थिंग्स टू कम बैक ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चीजों को डायलॉग से, चीजों को सेम पेज पे रख के हल किया जाए और पाकिस्तान की जमहूरियत की बका के लिए चीजों को आगे लेके जाया जाए। लेकिन जो इनका ज़र्फ है वो आज आपको नजर आया, तो आपको कहीं भी जाए, वो पार्लियामेंट में हो, वो प्रेसिडेंसी में हो या कहीं और हो, इनकी जो हरकतें हैं, जिस तरह ये भागते हैं, तो इनसे इनका ज़र्फ तो आपको नजर आ रहा है और हमें भी आ रहा है। लेकिन we still talk about dialogue or politics is all about negotiation, and when everything fails, then also on table for negotiation. तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम डायलॉग से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब, हमसे बात कर रहे थे। खालिद साहब, टॉप ट्रेंड भी जो है वो शहबाज शरीफ है और कल का तो सारा दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के नाम रहा। देखिए कि राणा साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, लेकिन इस हवाले से दो चीज़ें जो हैं उनकी वज़ारत उस्मा के हवाले से अब बड़ी अहम है कि माजी में भी शहबाज शरीफ साहब को कई बार जो है वज़ीर आज़म बनने की पेशकश की गई, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब किसी भी सूरत अपने भाई, अपने कायद नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने पर आमादा ना हुए और डट कर जो है वो मुश्किल वक्त में भी जो है अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे और अपने भाई की सियासत के साथ खड़े रहे। और इसके साथ दूसरा मैं आपको बताऊं कि 97 में शरीफ साहब और 2013 में नवाज शरीफ साहब की जो सरबराही में जो वफाक की हुकूमत थी,
उसके मुस्तहकम होने की एक वजह ये भी थी कि उसमें शहबाज शरीफ साहब का पंजाब के अंदर सूबे मुल्क के सबसे बड़े सूबे में बतौर वज़ीर आला जो एक मतहरक किरदार था, आज जो एक उनकी नुमाया कारकर्दगी थी, जो एक फ़ाल उनकी जो है वो हुकूमती अमूर में दिलचस्पी थी, वो भी इसका नतीजा था कि वफाक के अंदर जो है उनकी वज़ारत आला का जो है बराह रास्त जो है वफाक में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को अब फ़ायदा पहुँचा। और एक तीसरी बड़ी अहम बात इस हवाले से पाकिस्तान की सियासत में ये है कि वफाक में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे और सूबे में जो है हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। हालांकि नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अंदर जो है वो चौधरी बरादरान के लिए वज़ारत आला की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे और इस हवाले से मामलात भी जो हैं वो जरदारी साहब ने दोनों जमातों की क़यादत के दरमियान बड़ी हद तक तय भी करवा दिए थे। लेकिन चौधरी बरादरान के अचानक जो है उनके फैसला तब्दील करने की वजह से जो है PTI के साथ जाने के बायस अब हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ारत आला के उम्मीदवार और कभी अमकान है कि वो पंजाब में वज़ीर आला पंजाब बन जाए। मेरा आपसे एक टेक्निकल सवाल है, ये जो कुछ हुआ, हुकूमत चेंज हुई, ये सब कुछ आइन के मुताबिक हुआ, ट्रांजिशन जो है वो आइन के मुताबिक हुई, यानी बियॉन्ड जो हमारा आइन या कानून है उसकी नहीं हुई। इसको आप कैसे देखते हैं? जमहूरियत की खूबसूरती तो यही है ना कि जो भी हुकूमत तब्दीली हो वो आइनी हो। डेफिनेटली जो कुछ भी होगा वो आइन के मुताबिक ही होता है और आइन के अंदर ही रह के होता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है, तो उसमें जो भी फैसले होते हैं वो आइन के मुताबिक ही होते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो अब हुकूमत है इसको जो मुमकिन दरपेश चैलेंजेस हैं आप क्या समझते हैं वो क्या क्या हैं? बेसिक देखिए, एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है माशी, मईशत का बहुत बुरा हाल है, उसको इन्होंने अब कितनी जल्दी ठीक करना और क्या मज़े लेने हैं, उन्हें बस टॉप ग्रेड मज़े लेने पड़ेंगे, फौरी मज़े लेने पड़ेंगे ताकि अब देखिए अपना रुपये की कीमत को 7-8 रुपये कम हो गई डॉलर के मुकाबले में और सोना सस्ता हो गया, फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है। ये साइंस हैं जिससे नई हुकूमत के आने से स्टॉक मार्केट के ऊपर जाना और डॉलर की कीमत नीचे आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर इनका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सियासी है। PTI ने तमाम सीटों से रिज़ाइन कर दिया, अब उसको कैसे निपटेंगे, क्या बाई इलेक्शन में जाएंगे, क्या करेंगे। फिर इनका जो है ना खारजा महाज पे जितनी हमें इनको मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि खारजा महाज पे पाकिस्तान बहुत वीक था, ख़ास तौर पे जो अमेरिका और उससे पीछे एक हुआ कि उसको एक टारगेट किया गया, तो उसको ईज़ करने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। फिर आपका है कि अपने अगले जो इलेक्शन रिफॉर्म जो सबसे इम्पोर्टेंट वो करनी है। इलेक्शन रिफॉर्म के बगैर इलेक्शन में जाना का कोई वो भी एक समझते हैं कोई फ़ायदा नहीं होगा और इस तरफ उन्हें ध्यान देना चाहिए। फिर आप देखें कि जो लोगों को रिलीफ देना सबसे बड़ा है। देखें पिछले हुकूमत में ये था कि लोगों को रिलीफ नहीं, महंगाई इसके आगे कुछ था ही नहीं। अब इनके पास गवर्नमेंट आ गई है, इन्होंने कुछ चीज़ें की भी हैं, लेकिन असल में लोगों के जो रोज़मर्रा के अशिया हैं उन्हें रिलीफ मिले। और फिर अब ज़ाहिर है हमारा जो जितनी इकॉनमी जुड़ी हुई है बाहर से, तेल पे, डॉलर पे, फिर बिजली की कीमतें हैं और मामलात हैं। अब लोग तो ज़ाहिर है जब नई हुकूमत आती है तो वो कहते हैं शायद उसको कोई जादू की छड़ी है, बटन दबाएंगे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसे नहीं होंगी, बैकलॉग अभी आएगा, लेकिन हम तवक्को कर सकते हैं कि ये इतने चैलेंजेस हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते। अब उन चैलेंज से निकलना, उनके लिए पॉलिसी बनाना इनका काम है, क्योंकि अब इनको ये जिम्मेदारी दे देगी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम चैलेंज से निकल पाएंगे और एक स्मूथ सेल होगी गवर्नमेंट की। और सबसे बड़ा ये है कि इलेक्शन और फिर जो अपना इलेक्शन की रिफॉर्म करें और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ताकि हर पार्टी उसे माने। ये ना हो कि हफ्ते बाद सब कि हमें को रिजल्ट मंजूर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। कायरा साहब बहुत मुबारक हो आपको, आपके जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो बन गई है। अब क्या हम चैलेंजेस के हवाले से बात कर रहे हैं कि अब हुकूमत को मौजूदा को क्या चैलेंजेस सामने हैं उनके, तो आप क्या समझते हैं कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन ये भी एक बड़ा चैलेंज था, ये एक बड़ा चैलेंज था जिसको अबूर किया है हमारे अलायंस ने, कोलिशन ने। और अब इसके बाद ये चैलेंजेस खत्म नहीं हुए, बल्कि चैलेंजेस के बाद एक और पहाड़, पहला पहाड़ अबूर किया तो एक और बड़ा पहाड़ सामने है। और वो मुल्क में इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी है,
खारजा पॉलिसी के फेलियर्स हैं, इकोनॉमी का बुरा हाल है, बहुत तेजी से बढ़ते हुए थ्रेट्स हैं, लेकिन और फिर एक बहुत बड़ा अलायंस है जिसको लेके चलना है, ये भी बड़ा डेलिकेट काम होता है। लेकिन जितना बड़ा अलायंस है उतने ही सीजन लोग इस अलायंस के अंदर मौजूद है, सीजन जमातें इस अलायंस के अंदर मौजूद है, तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि मुल्क की जरूरत को देख के अपने फैसले कर रही हैं और करेंगे। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए तो पीपल्स पार्टी को क्या जिम्मेदारियां मिलने लगी हैं सर इस इत्तेहाद में? कि पीपल्स पार्टी सिर्फ ओहदों के लिए, वजारतों के लिए नहीं, पीपल्स पार्टी इससे आगे बढ़ के मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करेगी। पहले भी हमने कोशिश की है, हमने जमातों को राजी करने में, हमने इस अलायंस को इकट्ठा करने में, सबको एक जगह लाने में, बहुत सारे लोगों को राजी करने में पीपल्स पार्टी ने बड़ा पिवटल रोल प्ले किया। जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने इसको साथ साथ लेके चले हैं। सो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इसके अंदर गेनर है, क्योंकि मुल्क गेन करेगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, पीपल्स पार्टी ऑटोमेटिक गेन करेगी। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि बिलावल साहब को वज़ीर खारजा का अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, तो क्या इत्तलात हैं आपकी इस हवाले से? जाहिर है आप तो बीच में हैं बिल्कुल गेम में। देखिए, मेरे पास कोई खबर नहीं है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बिलावल साहब जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, जब से पार्लियामान में आई हैं, उन्होंने अपनी हैसियत को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। और अब जिस खुदे का जिक्र किया जा रहा है, यकीनन अगर वो ये जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको बखूबी निभाने की उनमें अहलियत मौजूद है, हमारी जमात के पास एक्सपीरियंस मौजूद है। लेकिन मेरे पास अभी कोई ऐसी खबर है नहीं कि मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट कर सकूं या रिबट कर सकूं। ये जो इत्तेहाद है इसका सेहरा जरदारी साहब के सर बांधा जाता है, तो फिर इसको बरकरार रखना भी जरदारी साहब की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि जरदारी साहब इत्तेहाद के खालिक हैं, लेकिन ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है और सब ने इकट्ठे होकर इसको चला है। ये मुल्क के लिए जरूरी जिम्मेदारी है, इसलिए हम सबको इससे बड़ा होना है। हमारे पास ऑप्शंस नहीं है और इंशाल्लाह वी विल कम अप टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। कायरा साहब हमसे बात कर रहे थे। सलमान साहब, कायरा साहब की गुफ्तगू आपने अब सुनी, तो अभी एक टास्क तो ये भी है कि जो ये काबीना बनेगी उसमें कौन कौन आता है और किस तरह आता है। देखिए, अभी शफीक साहब ने भी कहा और कायरा साहब ने भी कहा कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो यही है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसको किस तरह से एक स्मूथली ट्रांजिशन जो है ना उसकी मुकम्मल की जाए। ठीक, क्योंकि आपको पता है ये भी जो है 174 वोट के ऊपर बनी है, तो इस कोलिशन गवर्नमेंट का साथ चलना जो है वही बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ हुकूमत की कामयाबी की ज़मानत बन सकता है। और आपको पता है हमारे यहाँ जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती हैं उनको डील करना इतना आसान नहीं होता, पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए कि कोलिशन गवर्नमेंट के साथ साथ जो उनका अगला टारगेट है, जिसे उन्होंने कहा कि माशी मामलात हैं, अब मईशत के अंदर तो कोई जादू की छड़ी है नहीं, ये एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म पैकेज। और कल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा भी है कि मैंने शुरू में भी कहा था कि हमें एक मिसाक मईशत की ज़रूरत है, एक चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है वो बनाना पड़ेगा और सबके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तब हम इस माशी गर्दाब से बाहर निकाल सकेंगे। हमारे साथ आयशा गौस बादशाह साहबा हैं और वो इकोनॉमी पे उनकी जाहिर है बहुत ग्रिप है, तो मैं कह ज़रा ये इकोनॉमी के हवाले से उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मैम कि स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता रोज़ बड़ी तेज़ी देखी गई, डॉलर भी नीचे आया है, तो क्या इकदाम किए ऐसे कि अचानक जान पैदा हुई है स्टॉक मार्केट में? देखिए, अभी तक तो गवर्नमेंट जो अनसर्टेनिटी थी वो इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से जो इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो रहा था। ये मैसेज किया है मार्केट पे कि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं और उन्होंने वोट जीत लिया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो उनके प्राइम मिनिस्टर के वोट लेने से और इलेक्शन लेने से पहले ही मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट करना शुरू किया। इससे दो चीजें जाहिर होती हैं, एक तो ये कि मार्केट का कॉन्फिडेंस है कि जो अब इंशाल्लाह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो खत्म हुई है, अब लक्ष्य काम होने वाला है और इकोनॉमी पे फोकस होने वाला है। एक दूसरा ये कि कुछ ये भी कॉन्फिडेंस है कि जो लोग गवर्नमेंट में आ रहे हैं वो अब शायद बेहतर पॉलिसियां देंगे इंशाल्लाह। तो ये दोनों चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह
आइंदा जो शहबाज शरीफ की स्पीच थी आपने उसमें भी देखा कि उनका वाकई फोकस जो है गवर्नमेंट का वो इकोनॉमी होने वाला है। और बिल्कुल जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर बोल रहे थे कि हमारा तो पूरा रुझान इस वक्त इकोनॉमी को बेहतर करना, खास तौर पे एक आम आदमी के लिए बेहतरी लाना हमारा। मैम ये बताइएगा, आपकी बात से मुझे याद आया कि कल शहबाज शरीफ साहब ने इस जानिब इशारा किया कि जो ख़जाना है उसमें इतनी ताकत नहीं है और जो बजट आएगा उसकी जानिब भी उन्होंने इशारा किया, तो इसके लिए कोई खुसूसी तौर पे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए पॉइंट है, ज़ाहिर बजट में तो अभी टाइम ही कुछ ज़्यादा नहीं रह गया, मई के एंड तक तो बजट फाइनल हो ही जाता है बिल्कुल, और तो हमारे पास तो टाइम ज़्यादा नहीं है। हाँ, हालात जो है बड़े चैलेंजिंग है, लेकिन एक बात जो हम करना चाह रहे हैं वो ये कि बजाय इसको सारा पाकिस्तान क्या सारी दुनिया जानती कि इकोनॉमिक हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उसका जिक्र शाबाश प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑलरेडी कर दिया कल अपनी पहली इनॉग्रल स्पीच में कि हमारे हालात जो है, चाहे वो आप इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें, चाहे वो आप बजट का खसारा देख लें, चाहे वो आप करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, उसका करंट अकाउंट खसारा देख लें, या चाहे आप इन्फ्लेशन देख लें, यानी कोई सी तरफ आप उठा के देखें तो आपको कोई इत्मीनान बख्श हालात नजर नहीं। मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, IMF के साथ अब जाहिर है आप लोगों ने डील करना है और IMF ने फिलहाल प्रोग्राम जो था वो रोक दिया था, तो कोई इस हवाले से फौरी तौर पे कोई पेशरफ्त का इम्कान है? देखिए IMF ने तो गवर्नमेंट की जानिब पे और अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से प्रोग्राम को जरा थोड़ा सा इसमें अनसर्टेनिटी आ गई थी। अब माशाल्लाह गवर्नमेंट आ गई है, शहबाज शरीफ ने टेक ओवर कर लिया, प्राइम मिनिस्टर है, और जाहिर है हम अपने जो इक़्तिसादी मामलात हैं वो सारे देखेंगे और सबों से डील करेंगे, IMF से भी बात करेंगे, जाहिर है वो हमारे हम उनके प्रोग्राम में तो अब और एज इट इज उनका रिव्यू का टाइम आ गया है, तो इंशाल्लाह इसको भी तैयारी से और बेहतर तैयारी से उनसे बात। बहुत शुक्रिया आयशा गौस पाशा साहिबा हमसे बात करी थी। खालिद साहब, कल आपने देखा कि खासी तेज़ी आई, डॉलर भी नीचे गया, सोने का रेट भी नीचे गया, गुड साइन? जी देखिए कि ये जो कल हमने देखा कि बड़े तवील अरसे बाद गालबन मैं समझता हूँ ये तरीक़ी है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का शेयर इंडेक्स का जो है उसमें इंक्रीज़ देखने में आया, और जब से ये एक सियासी गैर यकीनी और सियासी हलचल जो है इस मुल्क में ख़ात्मे की तरफ गई है, उस वक्त से डॉलर में भी जो है वो 8 रुपये तक की रिकॉर्ड जो है वो कमी, और रुपये की कदर में उसी तरह जो है वो इजाफा हुआ है। और इसमें इस एक बात तो वाज़ेह हुई है कि जो हमारा कारोबारी तबका है और हमारा जो इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसने बज़ाहिर जो है एक कॉन्फिडेंस का इजहार जो है वो नई जो मुंतखब हुकूमत है उस पर किया है, और उसमें यह है कि इस हुकूमत से अपनी तवक्कुआत जो हैं उनको भी जो है वो साथ जोड़ा है इन्वेस्टर्स ने, सरमायाकारों ने। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि कल ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी पहली तकरीर के अंदर जो है एक रिलीफ पैकेज जो है आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए जो है वो दिया है, और उसके साथ शफीक साहब एक बड़ा ही अहम फैसला जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो किया गया है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको जो है वो बहाल करने का ऐलान किया गया है। देखिए इस प्रोग्राम की बुनियाद तो 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रखी थी, लेकिन उसके बाद 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई राणा साहब, तो नून लीग की हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म नहीं किया था, बल्कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो इस प्रोग्राम की एलोकेशन थी वो 40 अरब रुपये थी, लेकिन जब नून लीग की हुकूमत 2018 में ख़त्म हुई तो उस वक्त तक नून लीग के दौर में इसकी एलोकेशन 40 अरब रुपये से बढ़कर 124 अरब रुपये जो है अब वो कर दी गई, और उसके साथ जिन फैमिलीज़ को इस प्रोग्राम से फ़ायदा पहुंच रहा था उनकी तादाद पीपल्स पार्टी के दौर में 37 लाख थी और नून लीग के दौर में वो 56
लाख तक फैमिलीज तक जो है उसका दायरा कार बढ़ा दिया गया। और इसका पीपल्स पार्टी के दौर में 3000 रुपये जो है वो फी समाही के हिसाब से दिए जा रहे थे, लेकिन नून लीग की हुकूमत ने उसको इस प्रोग्राम के तहत जो है जो वजीफ़ा था, जो आज़ादिया था, उसको बढ़ाकर 5000 रुपये जो है अब वो कर दिया था। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक तो ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है इसके लिए भी पीपल्स पार्टी का चूँकि प्रोग्राम था और नून लीग के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इसको जारी रखने का फैसला किया। इससे एक मखलूत हुकूमत के अंदर भी एक इत्मीनान जो है वो बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब और हाई कोर्ट ने जो हिदायत दी है उसके बाद की क्या सूरत हाल बनेगी। और वाइट हाउस की जानिब से भी कैटेगोरिकली कहा गया कि पाकिस्तान की क़यादत से मजबूत ताल्लुकात रहेंगे। काफ़ी दिनों बाद उनकी जानिब से एक अच्छा मैसेज आया, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। इरशादे बारी ताला अलिफ लाम मीम, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और हमने जो इन्हें रिज्क दे रखा है इसमें खर्च करते हैं। वेलकम बैक शफीक साहब। कल लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा एक ख़ास किस्म का जिसे कहना चाहिए फ़ैसला दिया, जिससे पंजाब की जो सूरत हाल में कन्फ्यूजन है वो किसी हद तक कम हुई है। और उन्होंने दोस्त मज़ारी साहब को जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको प्रिजाइडिंग अफसर मुकर्रर कर दिया। इसका मतलब ये कि अब पंजाब में भी फ़ैसला जो हो है वो देखिए, उसमें बड़ा अफसोस की बात यह है कि हाई कोर्ट ने मौका दिया दोनों फरीकों को, दोनों को वकला को, कि आप जाएं और बैठ के कोई आपस में तय कर लें और फिर मेरे पास आएँ ताकि इसका कोई फ़ैसला हो सके। और इन्होंने जो इस फैसले की जो बॉल थी वो उनके कोर्ट में फेंक दी, सियासतदानों के कोर्ट में और सेक्रेटरी असम्बली के कोर्ट में, लेकिन ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। ये बड़े अफसोस की बात है कि हालांकि ये जो कुछ खेल हो रहा है वज़ीर आला का, किसने बनना है किसने नहीं बनना, उसको तो सियासतदानों को फ़ायदा होगा ना, लेकिन हाई कोर्ट के मौका देने के बावजूद भी वो नहीं किया और अल्टीमेटली फिर अदालत को अपना फ़ैसला लेना पड़ा। अब डिप्टी स्पीकर साहब के काफ़ी इख्तियारात जो है वो अपना स्पीकर पंजाब असम्बली ने उसको विड्रा कर लिया था। इस पर उन्होंने प्ली ली जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि ये प्रिजाइडिंग अफसर होंगे विद फुल पावर्स। अब जब प्रिजाइडिंग अफसर होंगे तो उन पर बड़ा इम्तहान है कि वो उसको कंडक्ट करें, और जिस तरह सेंटर में ट्रांजिशन हुई है या नीचे भी जिससे भी वज़ीर बनना है वो बने, और एक आइनी तरीके से जो जमहूरी तरीका है उससे बने। और अब तमाम पावर जो आ गई डिप्टी स्पीकर के पास, तो हाई कोर्ट के फैसले के रोशनी में उन्होंने ये अपना करना है। अब सियासतदानों को चाहिए कि असम्बली के अंदर को ऐसा बिहेव करें कि असम्बली में कोई ऐसा कोई हल्ला गुल्ला ना, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने एक अपने रूलिंग दी है, डिसीजन दिया है कि इसको स्मूथली करें, तो उम्मीद हम करते हैं कि वो स्मूथली होगा और उसमें आपस में कोई धिंगा मुश्ती नहीं होगी या एक दूसरे की टांगें नहीं खींची जाएंगी। एक आइनी प्रोसेस है और उसको आइनी तरीके से होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि तमाम जो फ्री कैन है वो उसमें ग्रेसफुली इसके प्रोसेस से निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है। खालिद क्यों समात तो आज भी होनी है, और जो हुक्म दिया है रजिस्ट्रार को वो ये कि एक तो डिप्टी स्पीकर का ऑफिस खोलें
और असेंबली का मुआयना करने का हुक्म दिया है। वो गालिबन वो जो तोड़ फोड़ के हवाले से उन्होंने कहा है कि ज़रा देखा जाए। तो आप समझते हैं कि आज का जो समात है उसमें पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दफ़ा? देखिए राणा साहब, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वफाक के अंदर कौमी असम्बली के हवाले से जो फैसला आया है, उसके मैं समझता हूं कि इसरात जो हैं और जिस फैसले के नतीजे में एक स्मूथली जो कौमी असम्बली के अंदर तब्दीली का अमल मुकम्मल किया गया है, उसी तरह मैं समझता हूं कि उसके असरात जो हैं वो पंजाब पर भी जो हैं वो आए हैं, असरअंदाज हुए हैं। और अब जो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला जो है इस हवाले से होगा, वो मैं समझता हूँ कि उसकी रोशनी में अब पंजाब के अंदर भी जो तब्दीली का अमल है वो स्मूथली होगा और पुरअमन तरीके से जो है वो सारा मामला जो है वो अंजाम को पहुँचेगा। और जो डिप्टी स्पीकर है उसको तो बतौर प्रिजाइडिंग अफसर लाहौर हाई कोर्ट ने अहकामात जो हैं वो दे दिए हैं कि वो जो है मुकम्मल अख्तियारात के साथ जो हैं वो इजलास की जो है वो सदारत करेंगे और उनका जो दफ्तर है पंजाब असम्बली के अंदर उसको भी खोलने के अहकामात जो हैं अब वो दे दिए गए हैं। और यहाँ पर अब बाहर लगता है कि अगर आप सियासी सूरत हाल देखें, ये तो हम हाई कोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे, सियासी सूरत हाल देखें तो वहाँ पर भी जो है अब अक्सरियत जो है वो बाहर जो है वो नून लीग के और अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं उनको 205 से ज़ायद 205 अरकान की जो है वो हमायत हासिल है, जबकि सादा अक्सरियत के लिए अवान में 186 अरकान जो हैं उनकी हमायत दरकार होती है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर भी जो है हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब जो है वो बनने के वाज़ेह इम्कान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर सलमान, वाइट हाउस की जानिब से जो गवाही है, गुफ्तगू, वो बड़ी इस हवाले से पॉजिटिव है कि एक जो धुंध है वो छठी है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी क़यादत से मजबूत ताल्लुकात रहे हैं और रहेंगे। देखिए, इस नई हुकूमत का एक और चैलेंज जो है ना वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी है, क्योंकि कुछ अरसे से काफ़ी सख्तबैरी जो है ना हमें देखने को मिल रही है। तो शहबाज शरीफ साहब का ये इम्तिहान होगा कि जो गैप है अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के तनाजुर में, उसको वो कैसे फिल करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को कैसे लीड करते हैं, रीजनल पॉलिसी को कैसे लीड करते हैं। तो ये एक चैलेंज तो होगा। और बड़ी अच्छी बात है कि वाइट हाउस ने कहा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं। अब इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, मुझे लगता है कि वही एक बड़ा चैलेंज है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में उसमें क्या बड़ी पेशरफ्त होती है। और ख़ास तौर पे जो डेडलॉक पैदा हुआ है अमेरिकन प्रेसिडेंट का और पाकिस्तान के हुक्मरान तबके के दरमियान, उसको शहबाज शरीफ साहब कितना ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हैं। बिल्कुल ठीक है। सब जो इस वक्त अमेरिका है, हमारी मेजॉरिटी एक्सपोर्ट वहाँ जाती है। तो आप क्या समझते हो जो हालात ईस्ट होने की तरफ जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच में भी ये कहा कि तमाम ममालिक ख़ास तौर पर अमेरिका से ताल्लुकात जो बेहतर चाहते हैं, तो इसका हमारी मईशत पे क्या असर पड़ने जा रहा है? देखें, बात यह कि पाकिस्तान एक दुनिया की एक ऐसी हकीकत है जिसे मुमकिन ही नहीं है कि आप नज़रअंदाज कर दें। जो भी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बातें हैं, उसमें अमेरिकी क़यादत खुद भी दबाव का शिकार है, ऐसा नहीं है। और अमेरिकी क़यादत को इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान इस खित्ते का एक ऐसा मुल्क है जो इस खित्ते के अंदर चीन, रूस, बाकी इस जो मालिक हैं उनके अंदर रह के उसका एक डिसाइसिव रोल है। तो अमेरिकी क़यादत जो है वो भी यकीनन ये आइस ब्रेक करना चाहेगी और वो ये चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको इस्तवार किया जाए। ख़राब तो खैर पहले भी नहीं थे। तो ये कि अब जहाँ पे मौजूदा हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी है, वहीं अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस तासुर को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करे और उन्हें करना भी चाहिए, मेरा ख्याल है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी। मैं एक छोटे छोटे दो सवाल आपसे करना चाह रहा था, आप तीनों साहिबान से। जंग के इदारिया था, तो आलमोस्ट वही बात है जो हम कर रहे हैं कि जो दरपेश चैलेंजेस हैं मखलूत हुकूमत को, वो एक इम्तहान है शहबाज शरीफ साहब का। आई नीड योर शॉर्ट कमेंट। बिल्कुल, इस पर हम बात कर चुके इम्तहान है और उन्होंने सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने इम्तहान से सुरखरू होने का आदा किया है। अपनी पहली स्पीच में उन्होंने बड़ी अच्छी बात है कि सियासत के अलावा मईशत की तरफ तवज्जो दी कि हमने मईशत को बेहतर करना है। अगर मईशत बेहतर होगी तो सियासत भी होगी और मुल्क भी चलेगा। और उनके टारगेट, उनके गोल समझ आते हैं कि उनकी प्राइम टारगेट जो है पाकिस्तान की मईशत है और ये एक बड़ा अच्छा आगाज़ है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये रोज़नामा डान में आफा नूर साहिबा का कालम है, उसमें उन्होंने एक बात की है कि वज़ीर आज़म ने जो ख़त के इशू पे तहकीकात का ऐलान किया, तो अच्छी बात है। ये एक दफ़ा ये क्लियर तो होना चाहिए ना, कौम को क्लियर तो पता तो चलना चाहिए जी। बड़ी अच्छी बात है, अगर इसमें कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाए तो बहुत पॉजिटिव बात होगी। लेकिन उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आरफा नूर ने लिखी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़े दे देते हैं अपोजिशन वाले, जैसे कल कौमी असम्बली का ऐलान किया गया है, तो उसको कैसे डील किया जाएगा, उसके नतीजे में जो क्राइसिस क्रिएट होगा उसको हुकूमत कैसे डील करेगी, ये खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जाहिर है खालिद साहब, आप समझते हैं कि ये चैलेंज जो है ये एक वैक्यूम तो बन जाएगा बहुत बड़ा, अब क्या कैसे टैकल किया जा सकता है? देखिए राणा साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज फीक साहब ये है कि इस कोलिशन गवर्नमेंट को कायम कैसे रखना है, इस मखलूत हुकूमत को कैसे कायम रखना है। और इस मखलूत हुकूमत के जो असल आर्किटेक्ट हैं वो आसफ अली जरदारी हैं, और बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ साहब की बतौर वज़ीर आज़म जिम्मेदारियाँ जो हैं वो इस हवाले से सबसे अहम हैं कि सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे मखलूत जो हुकूमत है, इस इत्तेहाद के अंदर आसफ अली जरदारी जो है वो उनका जो कि इस हवाले से किरदार अहम है, तो वो इस अलायंस को, इस इत्तेहाद को, इस मखलूत हुकूमत को कायम रखने में जो है वो भी अपना शहबाज शरीफ साहब के साथ एक भरपूर किरदार अदा करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। ये जाते जाते जहांगीर तरीन साहब के हवाले से इतला है कि 16 अप्रैल को लाहौर पहुंच रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब की आमद का मतलब यही है कि पंजाब की सियासत में और वफाक की सियासत में एक नई जो लहर है उसकी तवक्को की जा रही है, क्योंकि वो आएंगे तो आके अपना ज़रूर लाजमी किरदार अदा करेंगे, और इस सारे माहौल में जहांगीर तरीन का किरदार भी खासा अहम है। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।